हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं भारत का जो अभी हाल फिलहाल में जो CEPA जो साउथ कोरिया के साथ था उसको जो अपग्रेड किया गया है या जो डील साइन की गई है, लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा $50 बिलियन के आसपास जो है डील साइन की गई है। किसके साथ? साउथ कोरिया के साथ। अब यहाँ से हम लोगों को विश्लेषण क्या करना है, प्रीलियम से रिलेटेड टॉपिक यहाँ से क्या आ सकता है। तो प्रीलियम से रिलेटेड जो टॉपिक यहाँ से पूछे जाएंगे वो यही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन ऐसे देश हैं जिनके साथ हाल फिलहाल में भारत ने CEPA हस्ताक्षर किया है, या दक्षिण कोरिया के साथ CEPA कब हस्ताक्षर किया गया था इंडिया के साथ, है ना। या द्विपक्षीय जो समझौता है, व्यापार समझौता है, भारत कोरिया के बीच कब से चल रहा है, ये पूछा जा सकता है। जो अभी आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी FTA किया गया था जनवरी फरवरी के आसपास। तो भारत ऐसे कितने देशों के साथ FTA किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, या ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ CEPA साइन किया हुआ है भारत, है ना। इससे रिलेटेड प्रीलियम से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेंस के रिगार्डिंग अगर आप देखना चाहें तो इसका विश्लेषणात्मक पहलू थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब इसका विश्लेषणात्मक मुख्य रूप से अगर देखा जाए इसका विश्लेषणात्मक पहलू क्या है, तो यह जो साइन हुआ है साउथ कोरिया के साथ, एक चीज़ तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हमारा ऐसे निर्यात बढ़ेगा। जैसे जैसे अलग अलग देशों के साथ जो FTA CEPA ये साइन हुआ है उसमें जो अधिकतर टेरिफ लगते थे, आयात शुल्क लगते थे, अर्थात हमारी वस्तुएं जब वहाँ की मार्केट में जाती थी तो वहाँ की मार्केट में जाने के बाद वहाँ पे क्या हो जाती थी, महंगी हो जाती थी। कारण क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे टैक्स लगाए जाते थे या अनदर जो आयात शुल्क लगाए जाते थे, जिसके कारण वहाँ की घरेलू बाजार के अपेक्षा हमारी वस्तुएं महंगी हो जाती थी। और महंगी हो जाने के कारण वहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती थी। जब प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी तो वहाँ पे मांग नहीं रहेगा, और मांग नहीं रहेगा तो हमारी वस्तु वहाँ पे जा नहीं सकती है, अर्थात हमारा प्रभावित होगा निर्यात। अब निर्यात के प्रभावित होने से आपके वहाँ का GDP भी प्रभावित होता है, नेशनल इनकम भी प्रभावित होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जो रोजगार है वो भी प्रभावित होता है, उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो और रुपये का जो अवमूल्यन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिलती है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि जितने ही ज़्यादा देशों के साथ आप व्यापार करेंगे, लोकल करेंसी में करना शुरू करेंगे, उतना ही बड़े लेवल पर आपका धीरे धीरे जो है जो आपका रुपया है या आपकी मुद्रा है, आपकी जो करेंसी है, उसमें धीरे धीरे जो है विश्वास बिल्ड होगा, और विश्वास जब बिल्ड होगा तब धीरे धीरे आपकी करेंसी अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ने चलेगी, यानी आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। और भारत भी इसी तरफ से जा रहा है। जैसे आपको पता है कि इस समय जो हार्ड करेंसी है वो डॉलर है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसी करेंसी जिसको आसानी से स्वीकार लेन देन किया जा सकता है वह है हार्ड करेंसी, जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, स्टर्लिन हो गया, पाउंड हो गया। ऐसे बहुत सारी कुछ करेंसियां हैं जिनको आपने पढ़ा होगा। अभी हाल फिलहाल में भारत क्यों ऐसा है, अर्थात विश्लेषणात्मक थोड़ा सा हम लोग देखें तो भारत ऐसा क्यों आपको दिखाई दे रहा है कि भारत मल्टीपोलर की तरफ जा रहा है। मल्टीपोलर का मतलब ये हो गया कि किसी एक देश के साथ नहीं, जैसे अमेरिका के साथ भी अभी साइन किया हुआ है रक्षा समझौता, रसिया के साथ भी साइन किया हुआ है, फ्रांस के साथ भी साइन किया हुआ है। ठीक, व्यापार में आपने देखा फ्रांस के साथ भी साइन किया है, UK के साथ भी साइन किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी किया है, जर्मनी के साथ किया है, कोरिया के साथ कर लिया, कनाडा के साथ कर लिया, USA के साथ भी कर लिया, और उधर UAE के साथ, इजराइल के साथ भी किया, और जॉर्डन के साथ भी किया। इस तरह से आपको ये चीज़ें देखते हुए नजर आएंगी कि भारत अब एक ध्रुव से मल्टीपोलर की तरफ जा रहा है। मल्टीपोलर की तरफ जाना भारत के लिए यह क्यों आवश्यक है और क्यों सही है, उसका कारण है कि वैश्विक लेवल पे जो अस्थिरता बढ़ी हुई है, या वैश्विक लेवल पे आपने देखा होगा कि ट्रंप की जो टैरिफ की मार चली हुई थी अभी कुछ समय पहले, हालांकि इस समय तो अभी जो है वो कन्फ्लिक्ट है फारस की खाड़ी की तरफ, तो वो चीज़ें अलग है, उसके कारण जो है अस्थिरता पैदा हुई है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो ट्रंप का, इससे पहले ट्रंप ने जो अलग अलग देशों के साथ, जैसे ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं,
जिन पर आयात शुल्क पूर्णतः बढ़ा दिया गया था। अब ये आयात शुल्क बढ़ने के कारण क्या हो गया था, मुख्य रूप से हमारी वस्तु अमेरिका में जाती थी तो क्या हो जाती थी, महंगी हो जाती थी। अब महंगी हो जाती थी तो वहाँ पे वो बिकती नहीं थी, तो क्या होगा, हमारा निर्यात प्रभावित होगा, हमारी वस्तु वहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। अब WTO के नियम के अनुसार डंपिंग भी होता है। जैसे डंपिंग का मतलब कोई अगर वस्तु, कोई देश अपनी वस्तुओं को निर्यात कर रहा है किसी अनदर कंट्री में और वहाँ पे डंप कर रहा है। डंप करने का मतलब ये हो गया कि अपने वहाँ जो बाजार मूल्य है उस बाजार मूल्य से भी कम रेट में वहाँ पे बेच रहा है, तो उसको कहा जाता है डंप करना, मतलब अपने मार्केट को वहाँ पे डंप किया जा रहा है। तो उस स्थिति में वह कंट्री एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकता था WTO के अनुसार। लेकिन यहाँ पे आयात शुल्क लगा दिया गया अलग अलग देशों के साथ, ये कहते हुए कि जो डॉलर है अमेरिका का वह बहिर्गमन हो रहा है, इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिबंध लगाते हैं। तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि टैरिफ लगाया गया था। अब उस स्थिति का थोड़ा सा आप गौर करेंगे, उस स्थिति के बारे में सोचेंगे तो आपको ये चीज़ देखते हुए नजर आएगी कि अगर केवल डिपेंडेंसी अमेरिका पर रहता, अगर केवल डिपेंडेंसी यूएसए पर रहे भारत का, तो उस स्थिति में, जिस स्थिति में वह टैरिफ को बढ़ाया हुआ था, उस स्थिति में भारत के पास विकल्प नहीं रहता। जब विकल्प नहीं रहता तो निर्यात हमारा प्रभावित हो जाता पूर्ण रूप से। जब निर्यात पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे रोजगार से लेके, उत्पादन से लेके, प्रोडक्शन से लेके सारी चीज़ें प्रभावित होगी और रुपये का मूल्यह्रास तो और तेज़ी से होता, उसकी बात अलग है। दूसरी चीज़ ये भी दिखाई देती कि हम उसके अंडर में हो जाते हैं। अंडर का मतलब हम भले हम संप्रभु देश हैं, लेकिन वह जो कोई तीसरा पक्ष होता है, अगर आपके पास विकल्प नहीं होता है तो उसकी बातों को आपको मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो वह स्थिति भी पैदा हो जाती, डिप्लोमेसी में उसका यूज किया जाता है। लेकिन मल्टीपोलर से क्या होगा, मल्टीपोलर जैसे आपने देखा फारस की खाड़ी के जो देश हैं उनको क्या करता है, भारत चावल निर्यात करता है बड़े लेवल पे। इसके बाद से आपने देखा कि जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्री हैं उन पर भी जो हथियार वगैरह है, मैन रक्षा जो जैसे ब्रह्मोस वगैरह हो गया, उसका सप्लाई करता है ना। उसके बाद से जो है अभी आपने देखा फ्रांस के साथ, यूके के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ जो है समझौता किया गया। तो ऐसा नहीं कि अच्छा, ये समझौते में भी बहुत लोग सोचते हैं कि केवल एक ही पक्ष मतलब भारत का ही है और वो ऐसे समझौता कर लेगा, तो ऐसा तो है नहीं। वह भी देश अपना कुछ जो है लाभ या प्रॉफिट देखता होगा तभी तो समझौता करता होगा। तो वो भी समझौता तभी करता होगा जब उसको उसके हिसाब से प्रॉफिट दिखाई देता होगा, प्रॉफिट मिलता होगा। तो वहाँ की भी वस्तुएं यहाँ पे आएंगी, लेकिन वह पहले से अपेक्षा क्या होगी, सस्ती हो जाएगी। तो यहाँ के लोगों के लिए क्रय शक्ति क्षमता प्रभावित नहीं होगी और उपभोक्ता को आसानी से, उपभोक्ता को क्या चाहिए, उपभोक्ता का जो अधिकार है उसका मतलब ये हुआ कि उसको वेरिएबल रूप से, अर्थात एक ही मार्केट नहीं होना चाहिए, उस वस्तु के लिए एक से अधिक मार्केट होना चाहिए। अगर एक ही मार्केट हो तो एकाधिकार हो जाएगा, और जहाँ ही एकाधिकार होता है सीधे सीधे उपभोक्ता को प्रभावित करने लगता है, उपभोक्ता उससे कस्टमर जो होता है प्रभावित होने लगता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इस समय टेलीकॉम कंपनियों में भारत में अगर देखा जाए तो 2 ही 3 या 4 बचे होंगे। उसमें कंपटीशन किसका बड़ा है, कैसे है, वो आप देखे होंगे कैसे है, किस तरह, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक समय था कि टेलीकॉम कंपनियों की संख्या 10, 12, 14 थी, है ना। उस समय उपभोक्ता के पास वेरिएबल जो है थे, या वेरिएबल था ऑप्शन कि हाँ यहाँ पे अगर सुविधाएं अच्छी नहीं मिलेगी तो वहाँ पे जाएगा, और उस हिसाब से वो कंपनी उपभोक्ता को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को बनाती थी। लेकिन अभी देखिए रिचार्ज महंगा होते जा रहा है, 30 दिन का महीना 28 दिन में ख़त्म हो रहा है, 12 माह का साल जो है 13 माह में ख़त्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। तो मल्टीपोलर क्यों आवश्यक है ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं कि ये डील का मतलब क्या है, डील हुआ है, ये किससे हुआ है, याद रखिएगा साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया सीमा साझा करता है, किससे करता है, तो हम मुख्य रूप से चाइना से करता है, जापान सी से भी करता है ना। और उसमें आपको ये भी दिखाई देगा ईस्ट चाइना सी से भी सीमा साझा करता है, LOC से भी सीमा साझा करता है, कौन, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया एक कोरियन पेनिनसुला है जो कि चाइना से मुख्य रूप से लगता है। ऊपर में नॉर्थ कोरिया है और नीचे साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के बारे में सबको पता ही है, किम जोंग उन के बारे में, है ना, बताने कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये साउथ कोरिया के साथ ही किया गया है, वहाँ का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया हुआ था, जिसके कारण ये सारी चीज़ें यह मतलब डील हुई है। 50 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ावा देने का मुख्य रूप से इसमें घोषणा किया गया है। लगभग इसमें देखा जाए द्विपक्षीय व्यापार को आज के लगभग 27 अरब डॉलर से बढ़ा के 2030 तक 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ऐसा ही कुछ रसिया के साथ भी आपने देखा होगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ये अभी आए हुए हैं दिल्ली, तो याद रखिएगा, अगर मतलब
ये पूछा जाता है, जैसे वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि वहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है, उन्होंने दौरा किया, ये सारी चीज़ें। तो राष्ट्रपति जीले मतलब राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है ली जे-म्यूंग। वो अप्रैल 2026 में नई दिल्ली की राजकीय यात्रा मतलब किए हुए हैं और इसी के बीच जो है द्विपक्षीय समझौता हुआ है भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य में। इसमें आर्थिक एजेंडा को अक्सर मीडिया कवरेज में ट्रेड डील 2.0 के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो 2010 के व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA। तो CEPA जो हुआ था दक्षिण कोरिया के साथ भारत का, ये आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ था, 2010 में। अभी हाल ही फिलहाल में कोई एक और देश है जिसके साथ CEPA साइन हुआ है भारत का, वो है फ्रांस, ठीक ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि किन किन देशों के साथ हुआ है, यहाँ से लिस्ट बना के पूछा जा सकता है। जैसे पिछली बार प्रीलिम्स में UPSC ने पूछ लिया था कि कौन कौन ऐसे देश हैं जहाँ पे UPI काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है क्योंकि इस वर्ष 2025-26 में बहुत सारे देशों के साथ FTA CEPA ये सब साइन हुए हैं व्यापार से रिलेटेड, तो ऐसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला में गहरी प्रतिबद्धता इसमें शामिल है। यह सभी समझौते में द्विपक्षीय व्यापार लगभग दोगुना होने की यहाँ पे लक्ष्य रखी गई है। यानी वर्तमान स्तर 2025-26 में देखा जाए तो 27 अरब डॉलर तक की समय है द्विपक्षीय व्यापार। 2030 तक लक्ष्य बढ़ाकर कितना किया गया है, 50 अरब डॉलर कर लिया गया है। अब लक्ष्य में कौन कौन सा शामिल है, वस्तुएं हो गई, सेवाएं हो गई, प्रौद्योगिकी हो गया, और इसमें भी आपको पता होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा जो है निर्यात है वो किसका होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो सर्विस सेक्टर का निर्यात तो होता है, अलग चीज़ है, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स आए थे उसके में बताया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग भी करना, मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा देना, ये भी सबसे बड़ी, या विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देना, विनिर्माण को बढ़ावा देना, ये भी एक पहलू होगी, क्योंकि केवल सेवा सेक्टर से काम नहीं चल सकता है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उस हिसाब से भी आपका मुख्य रूप से आगे आने वाले समय में हो सकता है सारी चीज़ें, क्योंकि आगे आने वाला समय AI का हो रहा है इसलिए। तो यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो आर्थिक अवसरों और भू राजनीतिक गठबंधन दोनों को दर्शाता है। अर्थात मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो यह लक्ष्य किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि का आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह दो देश मिलकर यह संधि जब करते हैं तो CEPA को अपग्रेड किया गया है। CEPA कब का है, 2010 का है, याद रखिएगा। साउथ कोरिया के साथ 2010 में साइन किया गया था। यह CEPA 2.0 इसको कहा जा रहा है ना, दूसरा इसको मतलब अपग्रेड किया गया है उसको। तो निर्यातकों के सामने आने वाली गैर टैरिफ बाधाओं को समाधान करने के लिए, सेवा डिजिटल व्यापार पहुंच सुधार करने के लिए और दक्षिण कोरिया के व्यापार अधिशेष को कम करने और प्रवाह का संतुलन करने में इसमें मदद मिलेगा। AI, डिजिटल कॉमर्स, सप्लाई चेन रेजिलियंसी जैसे उभरते क्षेत्रों में यहाँ मुख्य रूप से शामिल करने की बात की जा रही है इसमें। और संस्थागत से लेके प्रौद्योगिकी से लेके सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इस सारी चीज़ों पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इन सभी चीज़ों पे यह बात हुई है। तो आगे आने वाले समय में 2030 तक के लक्ष्य रखा गया है। क्यों रखा गया है, कारण क्या है, इसे क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। यहाँ से विश्लेषण रूप में आप ये लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।